ठीक है, आज इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 5 देखेंगे, प्राइजेस एंड इन्फ्लेशन। प्राइजेस एंड इन्फ्लेशन ठीक है, तो उसका रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है और उसके बाद डोमेस्टिक इन्फ्लेशन और डोमेस्टिक रिटेल इन्फ्लेशन के अंतर्गत हेडलाइन इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन फ्रॉम फूड कमोडिटीज, फूड इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, एंड रूरल अर्बन इन्फ्लेशन डिफरेंशियल हैज डिक्लाइंड। ये हो गया फिर डोमेस्टिक होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। तो पहले डोमेस्टिक रिटेल इन्फ्लेशन देखेंगे, उसके बाद डोमेस्टिक होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण जो भी उसमें चेंजेस हैं इन्फ्लेशन में वो देखेंगे। फिर उसके बाद फ्यूल प्राइस इन्फ्लेशन, जिसमें कन्वर्जेंस ऑफ डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई इन्फ्लेशन। फिर तो उसमें हम इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं उसको देखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी मेजर फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, फिर दो इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसमें इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट, वो जैसा इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था, वो है हाउसिंग सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ठीक, लास्ट में देखेंगे कंक्लूजन। अब आ जाते हैं इन्फ्लेशन की डेफिनेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन होता क्या है? एक जनरल प्राइस राइज इन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आप देखिए कि अगर इकोनॉमी में बहुत कम कमोडिटीज का प्राइस राइज हो रहा है तो उसको इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं किया जा सकता। बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज स्टेबल हैं, कुछ गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बढ़े हैं, तो ओवरऑल उसको इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं किया जाता, वो एक जनरल प्राइस राइज होता है। जब बहुत सारे कमोडिटीज में साइमल्टेनियसली एक साथ प्राइस बढ़ना चालू हो जाते हैं, तब उस कंडीशन को इन्फ्लेशन बोला जाता है। तो इन्फ्लेशन तब होता है जब बहुत सारी, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है इकोनॉमी में, कैश फ्लो ज़्यादा हो जाता है, पर उसके हिसाब से उस कॉन्सोनेंस से गुड्स और सर्विसेज उतना इंक्रीज नहीं हो पाता प्रोडक्शन। ठीक है, तो उसी कंडीशन में क्या होता है, उसको एक सेंटेंस में बोल सकते हैं कि लार्जर अमाउंट ऑफ मनी चेजिंग स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स। तो ये सप्लाई साइड के कारण हो गया। अब इन्फ्लेशन को और क्या बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन से कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस। उसके अलावा जो स्टोर ऑफ वैल्यू भी होती है ना मनी, तो उसका जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ मनी डिप्लीट हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब अब आप सेम अमाउंट ऑफ मनी से कम गुड्स और सर्विसेज बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ईच यूनिट ऑफ मनी कैन बाई लेसर गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? इंडिया में इन्फ्लेशन को कौन मेजर करता है? इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाई मिनिस्ट्री, और आरबीआई का इन्फ्लेशन का टॉलरेंस बैंड क्या है? 4% प्लस माइनस 2%। अब इसमें टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देख लेते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले दो टाइप्स के इन्फ्लेशन होते हैं। एक तो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि डिमांड, एग्रीगेट डिमांड जब इंक्रीज हो जाती है और उसको सप्लाई मैच नहीं कर पाती है, तब उस सिनारियो में डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। किस किस कंडीशन में हो सकता है? जब आपकी इकोनॉमी बूम हो रही हो, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अच्छा हो, तो लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा ज़्यादा लोग स्पेंड करेंगे क्योंकि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। एक ये हो गया। उसके अलावा जैसे आप ये वाला फॉर्मूला हमने देखा है, क्या बोल रहे हैं हम? डिमांड पुल इन्फ्लेशन ना। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू c प्लस i प्लस g प्लस x माइनस। या तो इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ जाए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाए। All these three things will lead to increase in aggregate demand.
अब इस इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड को अगर सप्लाई कर इन्फ्लेशन। लास्ट चैप्टर्स में हमने देखा कि कोविड पेंडेमिक के टाइम पे जो स्टिमुलस पैकेजेस गवर्नमेंट ने दिए थे, तो ये किसके अंडर आ जाएगा? ये आएगा गवर्नमेंट के अंडर। क्या हो सकता है? इंक्रीज बोरोइंग। तो इंक्रीज बोरोइंग के कारण दोनों हो सकता है, कंजम्पशन भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। इसके कारण आपका कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ सकता है। इसके अलावा एक कंडीशन और क्या हो सकती है? डेप्रिसिएशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी के कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है। और एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन में और क्या हो सकता है? लो एम्प्लॉयमेंट। लो एम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है। इसमें से कोई पॉइंट में डाउट है क्या? क्लियर है? ठीक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे हो सकता है? ये डिमांड साइड से हो गया, जिसमें डिमांड पुल हमने देख लिया। जो है ना, अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किसकी तरफ से होगा? सप्लाई साइड से। सप्लाई साइड में कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चार चीजें आती हैं। एक तो सबसे पहला हो गया कैपिटल। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, है ना, तो आपका लेंडिंग कॉस्ट, सॉरी बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। बोरिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो वो दैट विल रिफ्लेक्ट इन प्राइसेस, तो उसके कारण प्राइस बढ़ जाएगा। कैपिटल के बाद लेबर हो गया। लेबर वेजेस अगर बढ़ गए तो उसके कारण हो सकता है। रेंट बढ़ गया तो उसके कारण हो सकता है। और अगर बहुत एक्सेसली मोनोपोलाइज्ड मार्केट है और प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं कॉर्पोरेशंस, तो उसके कारण सप्लाई साइड से बढ़ सकता है। तो एक बार उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स। रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ेंगे तो सीधा उसका असर होगा प्राइसेस पे, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। दूसरा क्या हो सकता है? जैसे ओपेक कंट्रीज करते हैं, जब भी स्लम्प आ जाता है मार्केट में, मतलब डिमांड कम हो गई, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे, कोविड के टाइम पे क्रूड ऑयल के की डिमांड कम हो गई थी, तो उस समय क्या किया ओपेक कंट्रीज ने मिल के क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम कर दिया। ठीक है। तो ये एक रीजन हो गया। अगर होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन। होर्डिंग स्पेकुलेशन। होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन। होर्डिंग का मतलब होता है कि जब जो, हाँ, गोडाउन्स में बहुत ज़्यादा पुट कर लेते हैं, उसको मार्केट में, तो उस केस में, और स्पेकुलेशन भी वैसे ही होता है, जब लोगों को लगता है कि आगे फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो पहले से जमा करना चालू कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक फैक्टर प्राइस के बाद
मार्केट कॉस्ट भी आता है, सॉरी फैक्टर कॉस्ट के बाद मार्केट प्राइस आता है ना। तो मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस को चेंज करने में क्या ऐड करते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देते हैं, सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्रीज हो रहे हैं तो उसके कारण प्राइजेस इंक्रीज होंगे। तो नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है, इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। इसके अलावा क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल भी ऐसे इनपुट कॉस्ट में आ जाएगा, बट क्रूड के बढ़ने से भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो अगर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़े तो दैट विल लीड टू इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ ऑल द अदर कमोडिटी। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, जैसा कि इस साल हुआ, बहुत ज़्यादा रेंज फ्लक्चुएट है ना, तो उसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा सा लॉस हुआ, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया। तो low growth in agricultural sector leads to food inflation, and food inflation further translates to general rise in prices of all other commodities. इसके अलावा इसमें भी क्या बोल सकते हैं कि अगर वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को हाई कर दे, बढ़ा दे, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ा जिसके कारण प्राइजेस बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। व्हाट इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन? व्हेन लेबरर्स डिमांड हायर wages, when laborers demand higher wages, that leads to increase in price of manufactured goods. इसको बोला जाता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। अब आ जाते हैं क्या, हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, ये क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन इज द इन्फ्लेशन which includes food and energy prices. ठीक है, total economic inflation that includes food and energy prices is called as headline inflation. कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन ऐसे कमोडिटीज का मेजर किया जाता है जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते, ठीक है, जिन पे फ्लक्चुएशंस बहुत कम होता है, उसको कोर इन्फ्लेशन कंसिडर किया जाता है। तो दैट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which does not include food and energy sectors, because food and energy prices are highly volatile. तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी प्राइसेस को इंक्लूड करेंगे। कोर इन्फ्लेशन स्टेबल कमोडिटीज जिनके प्राइसेस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं, उसको कोर इन्फ्लेशन बोला जाता है। अब आ जाते हैं फूड इन्फ्लेशन। तो फूड इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है? अगर जैसे बात की अभी कि एग्रीकल्चर सेक्टर अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, लो ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर रहा, इसके कारण फूड प्राइसेस बढ़ गए। फूड के कारण
बाकी अदर कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ते हैं। So as the name suggests, food inflation is the price rise of agricultural products. क्लियर है? अब इसके बाद ग्लोबल ट्रेंड्स देखते हैं इनफ्लेशन के। पैंडेमिक इंड्यूस्ड स्टिमुलस पैकेजेस के कारण पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन अपने मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, इंडिया में भी अपर मार्क जो है, अपर जो इन्फ्लेशन का बैंड है, उसके अपर मार्क को ब्रीच किया था इन्फ्लेशन। तो वर्ल्ड ओवर पूरा स्टिमुलस पैकेजेस के कारण, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के कारण पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था। ठीक है, उसके अलावा रिलीज ऑफ पेंटअप डिमांड। पेंटअप डिमांड मीन्स जो लॉकडाउन पेंडेमिक के टाइम पे कंज्यूमर्स की सप्रेस डिमांड थी, वो लॉकडाउन ओपन होने के बाद में वो डिमांड ट्रांसलेट हुई। और होता क्या है कि डिमांड जो है वो तुरंत इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही लॉकडाउन खुला, लोग मार्केट पहुंचना चालू किए, तो डिमांड तुरंत बढ़ना चालू हो। बट सप्लाई को रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगा, सप्लाई इंक्रीज होने में टाइम लगा। तो इसके कारण क्या हुआ, डिमांड सप्लाई का मिसमैच हुआ, और उसके कारण उस समय एट दैट मोमेंट, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे हमारे को इन्फ्लेशन देखने को मिला। फिर उसके बाद और क्या फैक्टर्स हैं, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो एसेंशियल क्रिटिकल कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़े। उसके अलावा चाइनीज लॉकडाउन हुआ, तो चाइना इज एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल्स, तो वहाँ से रॉ मटेरियल्स आना बंद हुए, जिसके कारण प्राइसेस बढ़ने लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन दूसरे मेजर एडवांस इकोनॉमीज में कितना रहा। यूरोपियन यूनियन में 10%, यूएस में 9.1%, यूके में 9.2% एंड टर्की में 80%। ठीक है, तो ये ग्लोबल ट्रेंड रहा इन्फ्लेशन। कॉजेस भी हमने समझ लिया। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये ग्राफ के थ्रू हम देख लेते हैं कि हाई कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन एडवांस इकोनॉमी, जो कि एडवांस इकोनॉमीज हमने देखी, उसमें इन्फ्लेशन का क्या सिनारियो था, इस ग्राफ से देख सकते हैं। यूके ब्लू लाइन 9.2, यूएसए ग्रीन लाइन 6.5 इन दिसंबर 2022। ठीक है, यहाँ पे देखिए येलो लाइन ब्राजील, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन ड्यूरिंग, जैसे ही लॉकडाउन पेंडेमिक खत्म हुआ उसके बाद यहाँ पे इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। अदरवाइज बाकी इकोनॉमीज में, जर्मनी में ड्यूरिंग अक्टूबर 2022 जो दिसंबर 2022 में डिक्लाइन होना चालू हुआ। ठीक है, ये है ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ इन्फ्लेशन। क्लियर? अब देखते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। व्हाट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स? इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए क्या करते हैं कि जो एसेंशियल गुड्स हैं, उन गुड्स का एक बास्केट बना लेते हैं, और एक बेस ईयर जो सबसे स्टेबल ईयर होता है, जो जिसमें बहुत ज्यादा प्राइसेस में फ्लक्चुएशन नहीं आए होते हैं, उसको एज अ रेफरेंस ईयर या बेस ईयर मान लेते हैं। उससे कंपेयर करते हैं करंट ईयर के प्राइसेस को, तो समझ में आता है कि हाँ, वो एज कंपेयर टू बेस ईयर इस ईयर में कितना प्राइस में चेंजेस आया है। ठीक है, तो ये होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब इसको होलसेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी मंडियां होती हैं जहाँ पे रिटेल सेलिंग नहीं होती है गुड्स की, वहाँ पे होलसेल है सामान, तो उन मंडियों से प्राइसेस को गवर्नमेंट क्या करती है, कलेक्ट करती है,
ठीक है, और उसके बेसिस पे होलसेल प्राइस इंडेक्स तैयार करते हैं। ठीक, बेसिकली देखिए क्या होता है, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए दो पैरामीटर्स हैं, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। इसके अलावा एक जीडीपी डिफ्लेटर का भी कंसेप्ट चलता है, बट दैट इज नॉट कॉमनली यूज। जीडीपी डिफ्लेटर भी एक होता है, ठीक है, जिसमें एक बेस ईयर लिया जाता है, रेफरेंस ईयर, और कांस्टेंट प्राइसेस और करंट प्राइसेस को कंपेयर करके एक्चुअल जीडीपी कितनी है, रियल जीडीपी, उसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 697। 697 जो एसेंशियल गुड्स हैं, इसमें सर्विसेज को नहीं लिया जाता है। ठीक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज लिया जाता है। 697 आइटम्स हैं, उसका एक बास्केट तैयार किया जाता है। 2011-12 को बेस कितना क्या है। अब क्योंकि होलसेल इंडेक्स में आपके फूड और प्राइसेस होते हैं, फूड और एनर्जी होता है, इसीलिए इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। WPI बास्केट में तीन कैटेगरीज होती हैं, माय बैड, तीन कैटेगरीज होती हैं WPI बास्केट में। पहला होता है प्राइमरी आर्टिकल्स, दूसरा होता है फ्यूल एंड पावर, तीसरा होता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। प्राइमरी आर्टिकल्स का वेटेज 22.6% है। इसके अंतर्गत फूड और अदर आइटम्स आते हैं। फूड का वेटेज है 15.3% एंड अदर आइटम्स का है 7.3%। इसके अलावा फ्यूल एंड पावर जिसका वेट है 13.2%, which includes LPG 0.6%, पेट्रोल एंड डीजल 4.7% एंड अदर 7.9%। ये वेटेज किस बेसिस पे दिया जाता है? कितना क्रिटिकल कमोडिटी है, मतलब इसका यूजेज कितना ज्यादा है, कौन से जो लो परचेजिंग पावर वाले लोग हैं वो कौन कौन से गुड्स को ज्यादातर यूज करते हैं, उसके बेसिस पे इसका वेटेज दिया जाता है। ठीक है, तीसरा कैटेगरी है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट 64.2% है। फिर यहाँ पे फूड जो था, ये वाला फूड, हाँ, ये प्रोसेस्ड फूड है, इसमें इसका वेटेज है 9.1% एंड अदर्स का है। अब देखिए यहाँ पे फूड में वेटेज यहाँ पे ज्यादा है, क्यों? क्योंकि पैकेज्ड फूड जो है वो हर कोई कंज्यूम नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे वेटेज कम रखा है प्रोसेस्ड फूड, और उसमें अदर्स में 9.1%। क्लियर? अब सबसे पहले WPI हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है वो टोटल सारे आइटम्स को लेके कैलकुलेट किया जाता है, जिसका टोटल 100% होता है। क्लियर? इसके अलावा होलसेल प्राइस इंडेक्स फूड, तो यहाँ से फूड और यहाँ से फूड को कैलकुलेट करके यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर फूड कैलकुलेट करना। इसके अलावा WPI कोर एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी प्राइसेस, तो उसको WPI कोर, यहाँ से आप फ्यूल एंड पावर हटा दो, यहाँ से आप फूड ये वाला और ये वाला फूड हटा दो, तो रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी इंक्लूडेड इन WPI कोर। इसमें कोई डाउट? ये कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इन 2022 कैलेंडर ईयर, रिटेल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, इसको कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, इसको CPI देखने के बाद देखिए। अब आ जाते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिटेल लेवल पे मेजर किया जाता है और बहुत बहुत स्पेसिफिक लोगों को ध्यान में रखते हुए इसको डेवलप किया जाता है। जैसे बेसिकली 4 टाइप्स के आपके CPI होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 4 टाइप्स के? एक होता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स
अर्बन एरिया में आ जाते हैं। एक होता है सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। एक होता है सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स। और इसके अलावा एक होता है सीपीआई कंबाइंड। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिटेल बायर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है पहला। रिटेल बायर्स को फोकस करके इसको डेवलप किया जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है सीपीआई को। इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। इसमें से जो फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं कैटेगरीज होते हैं। क्या हो गया? पहला सीपीआई इंडस्ट्रियल, दूसरा सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर्स, तीसरा सीपीआई रूरल लेबर्स। लेबर and Labor Bureau falls under Ministry of Labor. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत लेबर ब्यूरो है। ये 3 कैटेगरीज ऑफ सीपीआई हैं, ये तीनों लेबर ब्यूरो कैलकुलेट करता है। चौथी कैटेगरी जो है वो एनएसओ कैलकुलेट करता है, विच फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। Base year for CPI is 2000. इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अभी भी बेस ईयर चेंज किया गया है, जिसको 2016 किया गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो सीपीआई के ही स्टैट्स को यूज करते हैं अपने रेट्स को मॉनिटर करने के लिए। Since 2014, RBI is using CPI as its key measure of inflation. अब इसमें वेट्स देख लेते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। फूड एंड बेवरेजेस का वेटेज है 14 पॉइंट ऑलमोस्ट 3 बोल सकते हैं, 14.3%। क्लियर? हाउसिंग का वेटेज है 42.363%। अपैरल, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल केयर, रिक्रिएशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, अदर कोचिंग सर्विसेज। ठीक है, ये सारे वेट्स। फूड एंड बेवरेजेस का 45.6%। पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स का वेटेज है 2.28%। अपैरल्स, क्लोथिंग एंड फुटवियर 6.53%। Base year is 2012. Fuel and light 6.84%। Miscellaneous जिसमें सर्विसेज आते हैं, ठीक है, miscellaneous का वेट है 28%।
अब CPI हेडलाइन विच इंक्लूड्स फ्यूल एंड एनर्जी, फूड एंड एनर्जी सारा इंक्लूड होता है। CPI हेडलाइन में 1 + 2 + 3 4 ऑल 6 ऑफ द 100%। इसके अलावा CPI फूड इज 39.06%। बेवरेजेस को रिमूव कर देंगे तो सिर्फ फूड कितना आ जाएगा 39.06%। CPI कोर में फूड एंड एनर्जी को हटा देंगे, रिमूव दिस एंड दिस। एनीथिंग एल्स? तो इसमें बाकी क्या बच जाएगा CPI कोर में 2, 3, 4 एंड 6। क्लियर? CPI का ट्रेंड देखते हैं, यहाँ पे ग्राफ था कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इन 2022। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन वाज वेल बिलो द अपर लिमिट ऑफ RBI इन्फ्लेशन बैंड इन द ईयर 2020। एडवांस इकोनॉमीज में 0.7% एंड इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में 5.1%। लॉकडाउन स्टार्ट हुए तो उसके बाद प्राइसेस इंक्रीज होना चालू हुआ बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑल्दो डिमांड ही कम थी उस समय, बट this inflation was largely because of stimulus packages introduced by and expansionary monetary policies. तो उस समय इन्फ्लेशन बढ़ना चालू हुआ, बट स्टिल इट वाज इन द रेंज, बहुत ज्यादा हाई नहीं हुआ। बहुत एक्सेसिवली इंक्रीज होना कब चालू हुआ? जब स्टिमुलस पैकेजेस when the governments and central banks of the countries they didn't know about the forthcoming conflict between Russia and Ukraine. So already stimulus packages दे रहे थे, plus Russia Ukraine conflict। इसके कारण ऑलरेडी इन्फ्लेशन हो रहा था। यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस बढ़ने लगे, तो आप देख सकते हैं 2022 में इन्फ्लेशन एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर 2023 में जब कैलिब्रेटेड मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज लाना चालू कर दी कि एक टाइट रोप वॉक है, आप स्टिमुलस पैकेजेस दोगे या फिर आप इन्फ्लेशन कम करोगे, ठीक है। तो उसके बीच का एक कैलिब्रेटेड अप्रोच गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स ने लिया और उसके कारण वापस से कंट्रोल में आना चाहिए। इन्फ्लेशन यहाँ से देखते हैं, एवरेज एनुअल रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन CPIC परसेंट बेस ईयर 2005, ठीक। यहाँ पे आप देखिए फूड एंड बेवरेजेस का प्राइस यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज हुआ इन द ईयर फाइनेंशियल 23 बिकॉज ऑफ इरेटिक रेट्स। क्लियर? इसके अलावा सेरल्स एंड प्रोडक्ट्स का भी प्राइस बढ़ा ड्यू टू इरेटिक रेट्स, और उसके अलावा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण भी वीट के प्राइसेस बढ़ गए थे। फूड प्रोडक्ट्स में वीट एंड फिश का यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन कम हुआ है 4%, ठीक है। एग का इन्फ्लेशन कम हुआ है। मिल्क प्रोडक्ट्स अगेन इंक्रीज फ्रॉम 2.8 to 6.8%, ठीक है। ऑयल एंड फैट्स का इन्फ्लेशन डाउन हुआ है। वेजिटेबल्स का बहुत ज्यादा परसेंट, ठीक है। पल्सेस एंड प्रोडक्ट्स का डिक्रीज हुआ, ठीक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जिसमें जिसमें अगर डिक्रीज हो रहा है, इसमें यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज, ये इंक्रीज, ये। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन के कारण भी जो डिक्रीज हुआ है, कुछ कमोडिटीज के ऊपर
लगने वाले कस्टम ड्यूटीज को एग्जेम्प्ट कर दी थी गवर्नमेंट, और बाकी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस के कारण जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स उसमें इन्फ्लेशन बढ़ा है, दैट इज बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। क्लियर? शुगर एंड कन्फेक्शनरी इंक्रीज, स्पाइसेस इंक्रीज, स्पाइसेस में बहुत ज्यादा स्पाइक है ना। पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स डिक्रीज, क्लोथिंग एंड फुटवेयर इंक्रीज, फ्यूल एंड लाइट इसका प्राइस डिक्रीज हुआ, इन्फ्लेशन, मिसलेनियस सर्विसेज। तो रीजंस देख लेते हैं। जो भी फूड इन्फ्लेशन हमारे को मिला, दैट इज बिकॉज ऑफ इरेटिक मॉनसून। फ्यूल का इन्फ्लेशन कम हुआ, ठीक है, फ्यूल एंड लाइट। बट आप देखेंगे क्रूड ऑयल का फाइनेंशियल 2022 में ये जो इंक्रीज है, ये इंक्रीज किस लिए हुआ है? ये इंक्रीज 21 से लेकर 22 तक इंक्रीज क्यों हुआ है कि जैसे ही स्टार्ट हुआ, कंट्री बाय कंट्रीज ने प्रोडक्शन रिड्यूस कर दिया टू मैच द डिमांड, जिसके कारण प्राइसेस इंक्रीज होना चालू हो गए फ्यूल के। इसके अलावा डेप्रिसिएशन हुआ करेंसी का, और उसके कारण इंपोर्ट्स जो है वो कॉस्टली हो गए। तो इंपोर्ट्स कॉस्टली होने के कारण प्राइसेस इकोनॉमी में बढ़ गए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा देखने को मिला, 2.7 से 11.3%। अब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में एक ग्लोबल कमोडिटी प्राइस, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स क्लोथिंग एंड फुटवेयर ये इंक्रीज हुआ है। हाउसहोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज दिस इज आल्सो इंक्रीज। तो ये सारी प्राइस राइज क्यों हुआ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में? एक तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइस हाई था, रॉ मटेरियल्स वगैरह, एंड ड्यूटी ऑन सम इंपोर्टेड आइटम्स रिड्यूस। तो उसको मैच करने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? सम जो इंपोर्टेड आइटम्स थे उसके प्राइसेस को रिड्यूस कर दिया। मैम आ नहीं है ये। अब गवर्नमेंट, what steps the government has taken to reduce inflation? हमने फिस्कल पॉलिसी देखा है, तो फिस्कल बहुत सारे गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस रहते हैं जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टैक्सेस और ड्यूटीज को कम कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बोला जाता है। तो उसके अंतर्गत क्या आएगा? जब भी आपका इकोनॉमी में प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जैसे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है, फूड प्राइसेस, वीट हो गया जैसे फॉर एग्जांपल, तो क्या करेगी गवर्नमेंट कि यहाँ से एक्सपोर्ट्स को बैन कर देगी। क्या होता है कि ऑब्वियसली अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो दैट विल फेच अ गुड प्राइस, है ना। बाहर आप बेच रहे हो एज कंपेयर टू डोमेस्टिक इकोनॉमी में, तो बाहर से आपको ज्यादा पैसा मिलेगा बेचने में, है ना। फॉरेन कंट्रीज अच्छा प्राइस पे करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ प्रॉफिट मोटिव्स बाहर ज्यादा भेजें। लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमी में, तो ऐसी कंडीशंस में गवर्नमेंट क्या करती है कि ताकि यहाँ पे गुड्स जो है वो उसका शॉर्टेज ना हो, सप्लाई कम मत हो। तो अगर इसी को एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बोला जाता है। तो सेरल जो है हमने पहले इसके पहले यहाँ पे देखा था, बहुत ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ना इन्फ्लेशन, 0.5 to 9.3, कितना ज्यादा इंक्रीज है? 0.5 इन्फ्लेशन है, 0.5 इन फाइनेंशियल ईयर 2022, यहाँ से 9.3 एक फाइनेंशियल ईयर 23। तो अब इसको कंट्रोल करने की गवर्नमेंट क्या करी?
कि व्हीट के ऊपर एक्सपोर्ट बैन हो, ठीक है। उसके अलावा राइस जो है उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी को, एक्सपोर्ट ड्यूटी, हाँ, एक्सपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर। दूसरा, पल्सेस के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करी, पल्सेस के जो प्राइसेस बढ़ रहे थे उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बफर स्टॉक्स जो होते हैं, किसका, एफसीआई, एफसीआई के पास बफर स्टॉक्स होते हैं, वहां से गवर्नमेंट पल्सेस खरीद के धीरे धीरे मार्केट में इंजेक्ट करना चालू कर दी। तो उससे क्या हुआ कि सप्लाई इंक्रीज हो गई, और सप्लाई इंक्रीज हुई तो उससे प्राइसेस डाउन होने लग गए। इसके अलावा पल्सेस में इंपोर्ट ड्यूटी को गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब एडिबल ऑयल में आ जाते हैं। एडिबल ऑयल में इन्फ्लेशन जो हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्टेड ऑन इंपोर्ट, जो भी इंपोर्ट्स हो रहा है एडिबल ऑयल का उसमें से कस्टम ड्यूटी हटा दी। तो उससे क्या है, फ्री कस्टम ड्यूटीज हटा दिए तो सीधे सीधे आने लग गया बिना टैक्स के। जैसे कोई मूवीज वगैरह रिलीज होती है जिसको प्रमोट करना होता है गवर्नमेंट को, तो उसको हाँ टैक्स एग्जेम्प्ट कर देते हैं ना उस मूवी से, है ना। बहुत सारी मूवीज नहीं, उसमें टैक्सेस हटा देती है गवर्नमेंट। बहुत सारी मूवीज आई हैं, केरला स्टोरी और उसके पहले द कश्मीर फाइल्स आई थी जब, तब यूपी गवर्नमेंट ने हटा दिया था और एमपी गवर्नमेंट ने हटा दिया था। तो उससे क्या होता है कि आपका प्राइस अगर कम हो गया तो आपकी परचेसिंग पावर, आप उस प्रोडक्ट को ज्यादा कंज्यूम करोगे, है ना। नहीं नहीं सर, जो पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है ना उसी से टैक्स हटा देंगे, है ना। और सिर्फ हटाना नहीं, कम भी कर सकते हैं। उसके अलावा स्टॉक लिमिट इम्पोज्ड, ठीक है। स्टॉक लिमिट इम्पोज्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे एक 1955 का एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है ना। अभी ये एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स जो 3 एक्ट लाए थे उसमें एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी था। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या बोलता है कि जो क्रिटिकल कमोडिटीज हैं उस पे एक लिमिट से ज्यादा आप उसको होल्ड करके नहीं रख सकते हो, रोक के नहीं रख सकते हो, समझ में। कोई भी जैसे गोडाउन है ना, ट्रेडर है, वो अपने गोडाउन में जैसे फॉर एग्जांपल ओनियन के, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अगर ओनियन मेंशन किया हुआ है तो उसमें उसकी लिमिट भी मेंशन कर देंगे कि इस लिमिट से ज्यादा कोई भी ट्रेडर अपने गोडाउन में इसको स्टोर करके नहीं रख सकता, ठीक है। तो जैसे लॉकडाउन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो सैनिटाइजर्स को इसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में ऐड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई सैनिटाइजर्स की, और प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए उसको होल्ड करना चालू कर दिए लोग। तो उस समय गवर्नमेंट ने सैनिटाइजर्स को ऐड कर दिया था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कब आया था? 1955। अभी 2020 में फार्म बिल अंतर्गत एक बार फिर अमेंडमेंट हुआ था जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब एसेंशियल कमोडिटीज में कौन कौन से आइटम्स आते हैं? सबसे पहला आता है फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स के अलावा आते हैं पल्सेस, एडिबल ऑयल, उसके अलावा सेरल्स, ऑयल सीड्स, पेट्रोलियम एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, सीड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये सारे क्रूशियल कमोडिटीज हैं, इनका होल्डिंग नहीं किया जा सकता। सेरल्स में जैसे व्हीट आ गया, है ना, राइस आ गया, जो स्टेपल फूड्स हैं, हाँ वो सारे सेरल्स के अंदर आते हैं। ठीक है। उसके अलावा सोया मिल, हाँ सोया मिल को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में ऐड कर दिया गया, ठीक है। ये सारे मेजर्स गवर्नमेंट ली है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने। अब बेसिकली क्या होता है, मैम आ जाएंगी ना तो बताना अगर आगे। रूरल और अर्बन इन्फ्लेशन अलग अलग होता है। गांव में अलग चीजों की नीड होती है लोगों को, शहर में लोगों को अलग चीजों की नीड होती है, ठीक है। जैसे आपको वेट्स में डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। फूड एंड बेवरेजेस
क्या होता है जब भी इंडेक्स को डेवलप करते हैं ना, तो उस कमोडिटी के इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसको वेट दिया जाता है, ठीक है, किस जगह पे कितना नेसेसरी है उसके हिसाब से उसको वेट असाइन कर देते हैं, ठीक। अब देखिए रूरल में लोगों की इनकम कम होती है, जिसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट वो फूड पे खर्चा कर देते हैं, इसीलिए रूरल इंडेक्स जब भी तैयार किया जाता है गांव वालों के लिए, तो उसमें फूड को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस को 54.18% रूरल में दिया गया है ना, 100% का ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा परसेंट। क्यों? क्योंकि गांव के लोगों का सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इनकम जो है वो खाने की चीजों को खरीदने में चले जाता है, लेकिन शहर में क्या होता है, शहर के लोगों के पास परचेजिंग पावर ज्यादा होती है, तो उनका एक बहुत छोटा हिस्सा इनकम का खाने पीने में खर्च होता है, इसीलिए यहाँ पे वेट को बहुत कम रखा गया है, अर्बन 36.29, ठीक है। अब इसके अलावा क्या पार्ट टोबैको एंड टोबैको, इसके वेट को ज्यादा रखा गया, ठीक है। यहाँ अर्बन में, हाँ अर्बन में इसका वेट कम है, नहीं उनकी इनकम कम होती है, उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन उसमें यूज कर लेते हैं, और उतना ही अगर खर्चा शहर वाला कोई व्यक्ति कर रहा है ना, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है ना, मत समझना है, इसीलिए वेट में डिफरेंस, ठीक है। इसके अलावा क्लोथिंग एंड फुटवियर में भी यहाँ पे ज्यादा है। सबसे नोट इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि यहाँ पे हाउसिंग का बिल्कुल भी वेटेज नहीं दिया है, उसको कोई वेट असाइन नहीं किया गया है रूरल में, लेकिन हाउसिंग को 21.67% अर्बन में असाइन किया गया। क्यों? हाँ शहरों में रेंट बहुत ज्यादा होता है, गांव में रेंट वाला कोई ऐसा हाँ सिस्टम नहीं, बहुत ज्यादा रेंट होता नहीं है गांव में, हाउसिंग इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम इन विलेजेस, तो यहाँ पे है ही हाउसिंग। अब इसीलिए क्या होता है कि अलग अलग वेट्स के कारण रूरल इन्फ्लेशन का मेजरमेंट अलग होता है, अर्बन इन्फ्लेशन का मेजरमेंट अलग होता है, ठीक है। अब इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है कि जो पहले कोविड के टाइम पे, उसके बाद 2022 में जब रशिया यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ, उस समय पे रूरल और अर्बन इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब की स्थिति में साल 2023 में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अर्बन और रूरल के इन्फ्लेशन का जो गैप था वो वापस से कम हो रहा है, और सब दोनों दोनों क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, क्लियर है। उसको ग्राफ में हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, ये डॉटेड लाइन इज फॉर रूरल एंड रेड लाइन जो है अर्बन की। तो आप देखिए कहाँ कहाँ पे डिफरेंस ज्यादा आया था, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इन द ईयर 21, है ना, 21 में ही लॉकडाउन था, एक यहाँ पे आया डिफरेंस, एक यहाँ पे है डिफरेंस अक्टूबर 21, फिर यहाँ पे डिफरेंस आया था, और अब की स्थिति क्या है कि अब दोनों डिक्लाइनिंग पाथ पे हैं, आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे।